हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि n कोटि की यथातथ अवकल समीकरण क्या होती है और उन्हें सोल्व कैसे किया जाता है। अगर इक्वेशन यथातथ होती है तो उसका हमने प्रतिबंध भी पढ़ा था, और यथातथ है तो उसको प्रथम समाकल द्वारा सोल्व किया जाता है। हमने क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए थे। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको समझा दूंगी ना। अब देखिए, वो तो था यथातथ। अब केस ये आते, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था वहां पर कि अगर इक्वेशन यथातथ नहीं होती दी हुई अवकल समीकरण, तो हम क्या करते हैं, समाकल गुणांक फाइंड करते हैं, जिससे हमारी दी हुई अवकल समीकरण क्या बन जाती है, यथातथ हो जाती है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर भी यही केस है समाकल गुणांक का, कि अगर हमारी दी हुई अवकल समीकरण यथातथ नहीं है, यानी वो जो समीकरण 4 का प्रतिबंध था उसे संतुष्ट नहीं करती है, तो उस समीकरण का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो समाकल गुणांक वही होते हैं कि अगर समीकरण दी हुई अवकल समीकरण यथातथ नहीं है तो उसे किसी से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट से उसे क्या बनाया जाता है, यथातथ बनाया जाता है, और वही क्या कहलाता है, समाकल गुणांक। देखिए क्या होता है वो, यदि समीकरण एक यथातथ नहीं है, जो आपकी स्टार्टिंग में n कोटि की थी, तब इसे विशेष x के फलन से गुणा करके यथातथ बनाया जाता है, और ऐसे विशेष फलन को समाकलन गुणक कहते हैं। ये क्या कह रहा है, अगर हमारी समीकरण एक जो कि n कोटि की समीकरण थी, अगर वो समीकरण यथातथ नहीं है, तब उसे x के विशेष फलन से गुणा करके क्या बनाया जाता है, यथातथ बनाया जाता है, और वही विशेष फलन क्या कहलाता है, समाकल गुणांक कहलाता है। यदि समीकरण एक के गुणांक p0, p1, pn x के बहुपद फलन हो, तो इसका समाकल गुणांक x की पावर m होगा, अर्थात समीकरण एक को x की पावर m से गुणा करके यथातथ प्रतिबंध का प्रयोग करते हैं। ये क्या कह रहा है आपको कि जो मेरी दी हुई n कोटि की अवकल समीकरण है, अगर उसे p0, p1, pn ये सभी कोफिशिएंट क्या हैं, x के बहुपद के रूप में, x हो, x स्क्वायर हो या x क्यूब हो, इस फॉर्म में होता है, तो उस अवकल समीकरण का जो समाकल गुणांक होता है वो क्या होता है, x की पावर m होता है। और हमें पता है कि अगर कोई समाकल गुणांक होता है तो हम उसको क्या करते हैं, पूरी अवकल समीकरण उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि समीकरण एक को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर m से, तो वो समीकरण क्या बन जाती है, यथातथ बन जाती है, जब x के बहुपद फलन। अब है कि अगर समीकरण एक के गुणांक p0, p1, pn त्रिकोणमितीय फलन हो, तो इसका समाकल गुणांक भी x का त्रिकोणमितीय। अगर ये p0, p1 और pn क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो उनका समाकल जो गुणांक होता है वो भी क्या होता है, त्रिकोणमितीय ही फलन के रूप में होगा। हमारी बात में तो हमारे पास सिर्फ यही दो केस है कि अगर हमारी दी हुई अवकल समीकरण यथातथ नहीं है, तब अगर p0, p1, pn x के बहुपद फलन है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, अगर p0, p1, pn x के बहुपद फलन है, तो उस समीकरण एक को x की पावर m से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि x की पावर m ही क्या होता है, उसका समाकल गुणांक होता है। और अगर समीकरण एक के गुणांक p0, p1, pn त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसका समाकल गुणांक भी x का क्या होगा, त्रिकोणमितीय फलन होगा। क्लियर है। और हम चूंकि ये त्रिकोणमितीय फलन होगा, अब sin x है तो उसका क्या होगा, इसके लिए एक विधि है जिसे हम नॉर्मली भूल सुधार विधि कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड है, उससे ज्ञात किया जाता है। लेकिन आपको उस मेथड से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आपके 4 एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट और सेकंड तो x की पावर m से डिफाइन हो जाएंगे, थर्ड और फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ मैं कराऊंगी, सिर्फ आपको होगा जो समझ है। अब उसका, क्योंकि उस मेथड को समझाने का कोई फायदा आपको है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, तो आपको सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy ओवर dx माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये मेरी दी हुई अवकल समीकरण। अगर आप इसे उस मेथड से सोल्व करते हैं, पहले इसका p0 की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, p1 की 2x, ठीक है, और p2 की -2, और q क्या आपका 1, n बराबर 2 है। अगर आप उस मेथड से सोल्व करते हैं तो समीकरण 4 का प्रतिबंध फेल है, यहाँ पे ये यथातथ नहीं है। ठीक है, अब हमने लास्ट में ये भी पढ़ा था, समीकरण यथातथ नहीं थी तो वह रैखिक जरूर बन रही थी, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर यही समीकरण यथातथ नहीं है, और ये क्या है, द्वितीय कोटि की समीकरण है, तो रैखिक का तो सॉल्व होना ही नहीं। और आपको उसमें कोई सा मेथड लगा दीजिए, ये एक भी मेथड से आपकी सोल्व नहीं होगी। आगे बात समझ में, क्योंकि जो यहाँ पर आपका यही होगा कि जो स्टार्टिंग में अवकल समीकरण दी हुई होगी वो यथातथ ही नहीं होगी। आप इसको सोल्व करके देख लेना, रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण एक यथातथ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे p0, p1 जो भी है x के बहुपद के रूप में है, तो इसका समाकल गुणांक क्या होगा, x की पावर m होगा, यानी इस समीकरण को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर
m से। तो समीकरण एक यथातथ नहीं है, तो समीकरण एक को x की पावर m से गुणा करने पर कीजिए, x की पावर m प्लस 3 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर m प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x की पावर m वाई इज इक्वल टू x की पावर m। अब देखिए P0 तो क्या हो गया, x की पावर m प्लस 3, P1 हो गया 2x की पावर m प्लस 1, P2 हो गया आपका माइनस 2x की पावर m और Q है आपका x की पावर n। नाउ प्रतिबंध होता था हमारा, क्योंकि n बराबर 2 है तो समीकरण 4 जो प्रतिबंध था उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। नाउ सबकी वैल्यूज आप यहाँ से पुट कर दीजिए, P2 की माइनस 2x की पावर P1 डैश यानी P1 का एक बार डिफरेंशियल करना है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एम प्लस 1 एक्स की पावर n, और P0 को आपका 2 बार डिफरेंशियल करना है तो m प्लस 3 m प्लस 2 एक्स की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों स्टेप को सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा माइनस 2 इंटू एम प्लस 2 एक्स की पावर m, और ये वैल्यू एज इट इज है प्लस m प्लस 3 m प्लस 2 एक्स की पावर m प्लस 1। यहाँ से m प्लस 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा माइनस 2 एक्स की पावर m प्लस 3 एक्स की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये चीज बनेगी। नाउ हमें m की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने x की पावर m से गुणा तो कर दिया, लेकिन m है कितनी वैल्यूज, m तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, शेष अचर हो गया जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें m का मान चाहिए। अब यहाँ पे a इंटू बी, या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये वैल्यू 0 होगी, हमें m का मान निकालना है तो ये वैल्यूज तो क्या होगी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट आ रहा है, तो अगर आप x की पावर m कोफिशिएंट लोगे फिर वो 0 बनेगा, तो इसलिए 0 क्या हुआ m प्लस 2, और m प्लस 2 0, तो m का मान क्या हो गया माइनस के 2, यानी हमारा समाकल गुणांक क्या है x की पावर माइनस में 2। इस m का मान आप इस समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, m बराबर क्या है माइनस 2 पुट कीजिए, ये क्या बना x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट करोगे तो x इनवर्स यानी 2 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ x के पर माइनस 2 यानी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपकी जो ये समीकरण है वो क्या है यथातथ होगी, ठीक है। अब इसे आप चाहे सोल्व करके भी देख लोगे तो भी वही रिजल्ट होगा, ठीक है। P0 क्या है x, P1 है 2 अपॉन एक्स, P2 है माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, Q की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समीकरण यथातथ हो चुकी है, अब आपको सोल्यूशन उसी तरीके से देना है जिस तरीके से आपने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किए हैं। नाउ n बराबर 2 है तो P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश, P2 की वैल्यू क्या है माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, P1 डैश इसका एक बार डिफरेंशियल कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉरी एक मिस्टेक शायद क्या हो गई है यहाँ पे, ये तो ठीक है, यहाँ पर P2 तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, P1 डैश एक बार डिफरेंशियल करोगे तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो अब आपका P2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है आपका, ठीक है। P1 आपका 2 एक्सपोन में x है, P0 P1 और P2 माइनस P1 डैश आपको यही मिलेगा 1 इंटू की। यहाँ पे मैं इसको बस चेक करती हूँ कि क्या रिजल्ट था हमारा, यहाँ जो समीकरण 4 का प्रतिबंध था तो प्रतिबंध यही था P2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, P1 डैश सही तो P1 डैश इसका डिफरेंशियल क्या होगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स और P0 डबल डैश इसका 2 बार डिफरेंशियल क्या हो गया 0, ये 0 हो चुका है, यानी ये समीकरण कैसी है यथातथ है, जिसका प्रथम समाकल क्या हो जाएगा P0 dy ओवर dx प्लस P1 माइनस P0 डैश y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में एक समाकल स्थिरांक C1। P0 का मान x पुट कर दीजिए। नाउ P1 माइनस P0 डैश P1 क्या है 2 अपॉन एक्स और P0 डैश क्या हो गया 1, y इज इक्वल टू इसका समाकलन क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स ये प्लस के C1, ठीक है। यहाँ देखिए अब P0 का मान है x, P1 का मान क्या है 2 अपॉन एक्स माइनस 1 और Q का मान है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस C1। n बराबर 1 है, यथातथ है या नहीं हमें ये चेक करना है, तो क्या होगा P1 माइनस P0 डैश, P1 तो 2 अपॉन एक्स माइनस 1 और P0 डैश 1 यानी 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये क्या है 0 नहीं मिला, यानी समीकरण 4 यथातथ नहीं है। समीकरण 4 यथातथ नहीं है, लेकिन ये प्रथम कोटि की क्या है रैखिक अवकल समीकरण है।
x से डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यूज आ जाएगी आपकी। और हमें पता है रैखिक अवकल समीकरण को सोल्व कैसे किया जाता है, सबसे पहले समाकल गुणांक फाइंड किया जाता है। तो ये क्या हो गया, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² माइनस 1/x dx। 2/x² का समाकलन -1/x हो जाएगा और 1/x का log x, e को दोनों पे सेपरेट करोगे तो ये क्या हो गया 1/x e टू दी पावर माइनस के 2/x। नाउ सॉल्यूशन दीजिए इसका, तो y इंटू 1/x e टू दी पावर माइनस के 2/x इज इक्वल टू qx। q की वैल्यू क्या है -1/x² प्लस c1/x और इंटीग्रल फैक्टर है 1/x e टू दी पावर माइनस 2/x dx प्लस c2। ये तो एज इट इज है, यहाँ आप सेपरेट कर लीजिए सारी वैल्यूज को, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करके और इससे मल्टीप्लाई करके। यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा 1/x³, मैं x³ को लिख सकती हूँ x² इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया c1 1/x² e टू दी पावर माइनस 2x dx प्लस c2। RHS के लिए सोल्व कर रही हूँ, मैंने माना कि माइनस के 1/x किसके बराबर है, t के बराबर है, तो dx ओवर x² किस में चला गया, dt में। ना यहाँ माइनस को ऑपरेट कर दूं तो माइनस के 1/x को तो मैंने क्या मान लिया था t, इसकी जगह तो क्या आ गया t, dx/x² किस में चला गया, dt में। और यहाँ पुट कर दीजिए -1/x की जगह t यानी e की पावर 2t। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ की। नाउ यहाँ में -1/x को माना था तो उसकी जगह तो t पुट हो गया और dx/x² किस में चला गया, dt में। अब आप इसका फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से समाकलन कर सकते हैं, जो क्या होगा t e टू दी पावर 2t/2 माइनस 1/4 e की पावर 2t और ये हो जाएगा प्लस c1 e टू दी पावर 2t/2 प्लस c2। t का मान हर जगह पुट कर दीजिए -1/x, ये वैल्यूज मिलेगी। नाउ यहाँ देख इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर -2/x, ये वैल्यू है। पूरी इक्वेशन को e के पावर -2x से डिवाइड कर दीजिए या फिर, ठीक है, और x को उधर ले जाइए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। जो क्या है दी x को उधर ले जाओगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट, जो क्या है या यहाँ पर या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से e की पावर -2/x को कॉमन ले लीजिए, ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिला y इज इक्वल टू -1/4 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c1 x/2 प्लस c2 x e टू दी पावर 2x, जो कि क्या है आपकी दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल है। क्लियर है ये चीज। ना ये है इन समीकरण को सोल्व करने का तरीका। सेकंड एग्जांपल इसी तरीके से, थर्ड भी आपका हो जाएगा, उसमें समाकल गुणांक आपको दिया हुआ है। आप उस समाकल गुणांक से जब इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स है और इसका समाकलन होगा कोट एक्स। अब ये हमने किस मेथड से फाइंड किया, ये दूसरा विधि है जो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं समझा रही हूँ, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप इसको सोल्व कर सकते हो, इजीली आपको एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल नंबर 4 समझा रही हूँ क्योंकि इसका समाकलन है जिसको सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए हमें दिया हुआ d² y ओवर dx² प्लस 2 tan x dy ओवर dx प्लस 3y इज इक्वल टू tan² x इंटू sec x। ये जो समीकरण एक है यथातथ नहीं है, इसलिए इस समीकरण एक का जो समाकल गुणांक है वो होगा cos x। तो इस समीकरण को cos x से गुणा करने का, cos x से गुणा कीजिए तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, cos x d² y ओवर dx² प्लस 2 sin x dy ओवर dx प्लस 3 cos x इंटू y इज इक्वल टू tan² x। आपको अच्छे से पता है कि जब हम समाकल गुणांक से दी हुई अवकल समीकरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो समीकरण क्या हो जाती है, यथातथ हो जाती है। मैंने पिछले क्वेश्चन में तो आपको करके दिखा दिया था। अब आपको यहाँ लिखने की फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि यथातथ है या नहीं, ये समीकरण यथातथ है और आप इसका डायरेक्ट प्रथम समाकल दे सकते हैं, ठीक है, वरना चेक भी कर सकते हैं, यथातथ ही मिलेगी। मैं सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया कि समीकरण 2 यथातथ है, जिसका प्रथम समाकल क्या हो जाएगा मेरा p0 dy ओवर dx प्लस p1 माइनस p0 डैश इंटू y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर सकती हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस c1। p0 की वैल्यू cos x, तो cos x dy ओवर dx प्लस ये वैल्यूज पुट कीजिए 3 sin x इंटू y इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x और 1 का x प्लस c1, ठीक है। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो p0 ये है, p1 ये है, q ये समीकरण यथातथ नहीं होगी, ठीक है। आप सोल्व करके देख लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रही हूँ, लेकिन ये प्रथम कोटि की क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है। प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है तो हमें पता है कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले cos x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कीजिए क्योंकि इसका गुणांक 1 होना चाहिए,
नाउ समाकल बने e की पावर p dx, p का मान क्या है 3 sin x अपॉन cos x, ये होगा। यहाँ अगर आप cos x को t मानोगे तो sin x dx इसमें चला गया माइनस dt, यानी माइनस 3 dt अपॉन t, यानी माइनस 3 log t, t का मान पुट कर दीजिए, इसका समाकलन क्या हो गया माइनस e की पावर माइनस 3 log cos x, cos इनवर्स ले, यानी ये क्या मिलेगा sec क्यूब x। क्लियर, समाकल गुणांक मिल गया। नाउ अब हम इसका सॉल्यूशन देते हैं, तो सॉल्यूशन y इंटू sec क्यूब x इज इक्वल टू कंप्लीट वैल्यूज तो ये होगी क्यू एक्स टेन एक्स सेक एक्स माइनस एक्स सेक एक्स प्लस सी वन सेक एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, क्योंकि समाकल गुणांक डी एक्स प्लस सी टू। अब इसको हर एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y सेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स सेक फोर एक्स डी एक्स माइनस एक्स सेक फोर एक्स डी एक्स प्लस सी वन सेक फोर एक्स डी एक्स प्लस सी टू। अब हम इनका समाकलन डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए पहले मैं एक एक स्टेप का सोल्व कर रही हूँ। पहले इसका करूंगी, फिर इसका कर रही हूँ, और फिर मैं इसका कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने समीकरण 4 दिए, फिर हम मानेंगे। तो हम सबसे पहले समाकल सोल्व करते हैं टेन एक्स सेक की पावर 4 एक्स डी एक्स का। ठीक है, ये होगा। नाउ अब इधर देखिए इसका समाकल कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। आप एक मिनट, देखिए इसका समाकल सोल्व कैसे किया जा सकता है। नाउ सेक 4x है, सेक 4x को मैं लिख सकती हूँ सेक x इंटू सेक क्यूब x लिख सकती हूँ। मैंने मान लिया सेक x किसके बराबर है t के, सेक x t के बराबर हो गया, तो सेक x tan x dx किसमें चला गया dt में, तो ये tan x सेक x dx तो dt में चला गया, और ये क्या हो गया t क्यूब, तो ये t क्यूब dt समाकल क्या है t की पावर 4 अपॉन 4, तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेक की पावर 4x dx किसके बराबर हो गया 1 अपॉन 4 सेक 4x। ठीक है, नाउ अब मैं सेकंड स्टेप का फाइंड करती हूँ। सेकंड स्टेप क्या है x सेक 4x, यही है। नाउ फाइंड कीजिए इसका। सेक 4x को मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। नाउ इस सेक स्क्वायर के x की tan में वैल्यूज पुट कर सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, नाउ अब अलग अलग सेपरेट कर रही हूँ मल्टीप्लाई करके, तो ये तो क्या हो गया x सेक स्क्वायर x dx, और ये क्या हो गया x tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx। नाउ इसका फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से कीजिए, तो x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस उसके बाद डिफरेंशियल आता है यहाँ पे, तो x का डिफरेंशियल क्या हो गया एक पूरा समाकलन आता है, उसके बाद इंटीग्रेशन होता है d ओवर x और समाकलन होगा सेक स्क्वायर x dx, ये तो होता है। इसका अवकलन क्या हो गया 1, और सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या हो गया tan x, एक इंटीग्रेशन बचा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। क्लियर है ये चीज। नाउ इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से देखिए, इसको एज इट इज, और ये सेकंड फॉर्म, ये हो गया x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx। ठीक है, माइनस अब इसकी बात करती हूँ यहाँ पर, तो ये क्या आता है पूरा इंटीग्रेशन होगा d ओवर dx इंटू x, समाकलन ऑफ ये क्या हो गया tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, यही करना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर दिया, देखो ये कैसे सोल्व किया है मैंने। इसका तो अवकलन क्या हो गया 1, ये आपका समाकलन बचा, डबल समाकलन यहाँ बाहर। इसमें क्या करोगे, हमने माना कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, जैसे आपने t माना तो उस tan x को, स्क्वायर को नहीं, tan x इज इक्वल टू t माना, तो सेक स्क्वायर x dx क्या हो गया आपका dt, तो आपका ये तो चला गया सेक स्क्वायर x dx dt में, और ये क्या हो गया t, तो यानी सिर्फ इसके लिए बता रही हूँ, सो ये हो गया t स्क्वायर dt, यानी t क्यूब अपॉन 3, t का मान पुट कर दीजिए tan x, तो 1 अपॉन 3 tan क्यूब x dx, और एक समाकलन आपको ऑलरेडी बाहर है। क्लियर है ये चीज। नाउ तो x सेक स्क्वायर का समाकलन tan x, ये इंटीग्रेशन में रखा हुआ है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका इसी तरीके से करोगे तो क्या मिलेगा tan क्यूब x अपॉन 3 एज इट इज, ये भी समाकलन एज इट इज है tan क्यूब x अपॉन 3 dx। मैं इन दो वैल्यूज को तो एक साथ ले रही हूँ, एक तो x tan x फर्स्ट और एक थर्ड x अपॉन 3 tan क्यूब x, इसमें से x कॉमन आ गया, अंदर बचा tan x प्लस tan क्यूब x अपॉन 3, और इन दोनों को एक साथ ले रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x अपॉन 3 dx। ठीक है, नाउ ये वैल्यूज तो वापस एज इट इज है। इसके लिए देखिए यहाँ पर tan क्यूब x को लिख सकती हूँ tan x इंटू tan स्क्वायर x, ये लिख सकती हूँ आराम से मैं इसको tan क्यूब x को कि tan x इंटू tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x की जगह मैं पुट कर सकती हूँ, ये तो हो गया tan x, और ये हो गया है सेक स्क्वायर x माइनस के 1। क्लियर ये चीज। नाउ अब देखिए अलग अलग मल्टीप्लाई कर रही हूँ,
यहाँ पर इसके ये वैल्यूज एज इट इज है, इसको भी इन दोनों में देखिए, ये करूंगी तो -1/3 tan x sec स्क्वायर x dx एज इट इज। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, 1/3 और माइनस के 1 क्या बचेगा, -2/3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके सोल्व करके मिला है, तो ये हो गया x tan x प्लस 1/3 tan क्यूब x माइनस 2/3 tan x dx माइनस 1/3 tan x sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन अब सोल्व हो रहा है। किसका फाइंड कर रहे थे, x sec की पावर 4x dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज है, x tan x प्लस 1/3 tan क्यूब x, tan x का समाकलन log sec x, या माइनस के log cos x होता है, मैं sec x में डिफाइन कर रही हूँ, माइनस 2/3 log sec x, यहाँ tan x को t मान लीजिए, sec स्क्वायर x dx dt भी चला जाएगा, तो उससे समाकलन मिलेगा -1/6 tan स्क्वायर x। हो गया ये भी हमारा सोल्व आउट। ठीक है, सेकंड पार्ट का भी कर लिया। अब हमारा थर्ड पार्ट बचा है किसका, sec 4x dx, ये समीकरण 5 है, ये समीकरण 6 है। तीसरा समाकलन और फाइंड करते हैं जो क्या है, sec 4x, sec 4x को लिख सकती हूँ sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और एक sec स्क्वायर x की जगह लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, नाउ सेपरेट कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx। इसका समाकलन तो क्या हो गया, tan x, और इसमें क्या करोगे आप, फिर से tan x को t मान लीजिए, तो sec स्क्वायर x dx किसमें चला गया, dt में, तो आपको sec 4x dx का समाकलन क्या मिला, tan x प्लस tan क्यूब x अपॉन में 3। तीनों के मान मिल गए। समीकरण 5, 6 और 7 से जब समीकरण 4 में आप मान रख दीजिए, ये पूरे वैल्यूज हो गई आपकी। ये है दी हुई समीकरण का व्यापक। क्लियर है ये चीज ना। अब आप ये थी आपकी, अब एक ये थे आपके क्वेश्चंस, दो हैं, आप सोल्व कर लेना, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि अस्तित्व और अद्वितीयता प्रमेय क्या होती है। देखो, यदि फलन f ऑफ x आयत R में संतत है जहां R सच दैट मोड x माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू a, मोड y माइनस वाई नॉट लेस देन इक्वल टू b, और यह R में लिप्सिस प्रतिबंध मोड f ऑफ x y 1 माइनस f ऑफ x y 2 लेस देन इक्वल टू k मोड y 1 माइनस y 2 को संतुष्ट करता है, तो अंतराल I में प्रारंभिक मान समस्या का अद्वितीय हल का अस्तित्व होगा जहां ये कंडीशन है। देखो, आपको ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं आपको लिप्सिस प्रतिबंध बता देती हूँ। लिप्सिस प्रतिबंध होती है कि समीकरण कहाँ, जो मेरा फंक्शन है वो कहाँ पर अवकलन होगा और किस पॉइंट पर अवकलन नहीं होगा। नॉर्मली अगर मैं सिंपल से एग्जांपल के आपको समझाती हूँ, ठीक है, कि ये हो गया मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आपको दिया हुआ है डी वाई अपॉन में एक्स, निकालोगे डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो ये हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर जब मेरा x बराबर 0 है तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो यानी x बराबर 0 को छोड़कर हर एक के लिए वैल्यूज डिफाइन होगी, तो x बराबर 0 को छोड़कर तो ये बाकी जगह क्या है, प्रतिबद्ध है। तो लिप्सिस प्रतिबंध होता है कि जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है वो परिबद्ध हो प्रत्येक बिंदु पर और अवकलनीय हो। ये अवकलनीय तो है लेकिन x बराबर 0 पे परिबद्ध नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पर इसका मान डिफाइन नहीं होता है। मैं ज्यादा डीपली आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझाऊंगी क्योंकि आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है। ये क्या कह रहा है, मेरा एक फलन है जो आयत में, जो मेरा क्षेत्र दिया हुआ है वो क्षेत्र क्या दिया हुआ है, आयत के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा फलन उस क्षेत्र आयत में, आयत जिसका नाम R है, उसमें क्या है, संतत है, और इस तरीके से संतत में डिफाइन है कि मोड x माइनस एक्स नोट तो क्या लेस देन इक्वल टू a और मोड y माइनस वाई नोट लेस देन इक्वल टू b। इस कंडीशन के साथ वो संतत है, और ये लिप्सिस प्रतिबंध को भी संतुष्ट करता है जहाँ y1 और y2 2 पॉइंट। एक ये भी प्रतिबंध होता है लिप्सिस का। अगर मेरा फलन आयत इसमें संतत है और लिप्सिस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, तब इस अंतराल i सच दैट मोड x माइनस एक्स नोट लेस देन इक्वल टू h में इस फलन का प्रारंभिक मान समस्या जो क्या होती है, dy ओवर dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहाँ y ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट के लिए अद्वितीय हल का अस्तित्व होगा। यानी हल जो मिलेगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, जहाँ h क्या है, मिनिमम है a कोमा बी अपॉन एम के, और आर में एम क्या है, मैक्सिमम है मोड फंक्शन ऑफ एक्स आई के। आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना है, मैं इसलिए ज्यादा डीपली ना तो समझा रही हूँ, नहीं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आएगा तो 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा सिर्फ स्टेटमेंट। ये थी आपकी थर्ड यूनिट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस थर्ड यूनिट में आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज अब मैं इसकी 4th यूनिट स्टार्ट करूंगी, आपकी जो इसका 6th चैप्टर